हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, अपनी पूरी टीम को चुनाव के मैदान में उतार डाला था, उसके बावजूद चुनौती को स्वीकार करके तृणमूल कांग्रेस ने जो उसे जिस तरह पटखनी दी, उस चोट को भाजपा शायद ही कभी भूल पाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उनका चुन चुनकर सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उनके साथ सरेआम मारपीट की जाए, उनसे किसी वस्तु की खरीद बिक्री न करने का आह्वान किया जाए। पैराग्राफ। अगर ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह भारतीय संविधान का अपमान है और इस प्रकार के किसी भी आह्वान का विरोध होना ही चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह अपनी स्वेच्छा से जिस किसी भी प्रत्याशी को अपना मतदान कर सकता है। ऐसा भारत में कभी भी और कहीं भी नहीं हुआ होगा कि मतदाता ने जिस पार्टी के पक्ष में मतदान किया हो, उसके विरोधी उसके जानी दुश्मन बन गए हों। वैसे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जो कुछ हुआ है, उसके विरुद्ध केशपुर थाने में मुकदमा दर्ज तो करा दिया गया है। अब देखना यह है कि जांच के बाद सामने क्या आता है। पैराग्राफ। हाँ, यह तो होता है कि हारने वाला आरोप दर आरोप लगाता है, केस मुकदमा तक लड़ता है, जबकि उसकी हार की वजह जनता होती है जिसने उसके पक्ष में वोट नहीं किया। लेकिन आजकल ऐसे आरोप विजेता घोषित प्रत्याशी के प्रति मतदाताओं के मन में नफरत भरने के लिए लगाए जाते हैं। वैसे देश में चुनावों के दौरान शराब और नोट बांटना कोई नई बात नहीं है। कुछ प्रत्याशी इसी के बल पर जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुंच जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ होगा, यह नहीं कहा जा सकता। पैराग्राफ। चुनाव जीतने और चुनाव हारने वाली दोनों पार्टियों में कोई कमजोर नहीं थी। एक केंद्र सहित कई राज्यों में सत्तारूढ़ और दूसरा दल स्थानीय स्तर पर मजबूत सत्तारूढ़। मुकाबला तो निश्चित रूप से जबरदस्त था, लेकिन केंद्रीय सत्तारूढ़ दल की जो अपनी आक्रामक मार्केटिंग नीति होती थी, वह उनकी बंगाल में चली नहीं और स्थानीय सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस से हार गई। ऐसे में इतनी बड़ी हार को भाजपा भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है। पैराग्राफ। चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद दोनों दलों के बीच खूब मारपीट हुई, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और राज्य के सर्वोच्च पद पर विराजमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी इसमें हिस्सा लेना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक
पद पर बैठे राज्यपाल महोदय ने अपने मान सम्मान की परवाह न करते हुए मोटरसाइकिल पर बैठकर घटना स्थल का दौरा किया, वह भी बिना ट्रैफिक कानून का पालन किए बगैर हेलमेट लगाए। यह दौरा राज्यपाल महोदय का सामान्य नहीं था, बल्कि अपने दल के प्रति एक समर्पण था, जिसने उन्हें मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर कई घटना स्थलों पर जाना पड़ा। पैराग्राफ। ऐसी उलट सक्रियता देख सुनकर कई पूर्व राज्यपालों के कार्यकाल याद आते हैं, जिन्होंने बहुमत वाली सरकार को गिरा दिया। आए दिन कोई न कोई राज्यपाल ऐसी घटनाएं देश को याद दिलाता रहता है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है, जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन को हटाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजे जाने सहित अन्य संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने से पहले ही भाजपा विधायक दल के उस नेता को सूबे के मुख्यमंत्री पद की चुपके से शपथ दिला दी, जिसने महज 2 सप्ताह पहले ही अपने दल का बहुमत न होने की वजह से सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। पैराग्राफ। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब आनन फानन में इतनी सुबह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाकर किसी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई हो। दरअसल राज्यपालों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी और मनमानी का सिलसिला करीब 4 दशक पुराना है। जब केंद्र और राज्यों से कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार टूटा और गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें भी बनने लगी। पैराग्राफ। इन 4 दशकों के दौरान केंद्र में चाहे जिस दल या गठबंधन की सरकार रही हो, सभी ने अपने विरोधी दलों की राज्य सरकारों को परेशान करने और दल बदल को बढ़ावा देकर उन्हें गिराने में राज्यपालों का भरपूर इस्तेमाल किया और राज्यपाल भी खुशी खुशी इस्तेमाल हुए या केंद्र सरकार को खुश करने के लिए अपने स्तर पर ही राज्य सरकारों को तरह तरह से परेशान करते रहे या उन्हें अस्थिर करने का खेल खेलते रहे। विराम समाप्त।